हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कुछ नए फंक्शन के साथ। कल हमने फंक्शन की बात करी थी जो कि फर्स्ट पार्ट कहलाता है और वो फर्स्ट पार्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सफिशेंट है। आज हम कुछ उनसे अलग फंक्शन की बात करेंगे जिसकी नॉलेज भी हम लोगों को होनी चाहिए, जो कि हम लोगों के लिए आगे इन फ्यूचर काफ़ी फायदेमंद होने वाले। तो फंक्शन का पार्ट चल रहा था तो हमने सोचा फंक्शन के जो कंप्लीट फंक्शन कहलाता है जिसके और बचे हुए पार्ट हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिए जाए। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए वन बाय वन करके हम बात करेंगे। आपके सामने कुछ ये फंक्शन के नाम लिखे हुए हैं। पहला फंक्शन की अगर बात करें तो वो होता है हमारे सामने कांस्टेंट फंक्शन। देखिए कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। फंक्शन की बात हम कर चुके हैं कि कोई भी आपके पास ऑपरेट होगा f, वो ए से लेकर बी के एलिमेंट में दिखाएगा। मतलब डोमेन के एलिमेंट की इमेज कोडोमेन के एलिमेंट की इमेज के अंदर हम देखेंगे। किसकी हेल्प से देखेंगे? एफ की हेल्प से देखेंगे। तो वो एक ऑपरेटर का काम करता है। ठीक, अब ऑपरेटर का काम करता है तो उसकी भी एक कुछ वैल्यू हो जाती है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 है तो ए एलिमेंट 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4 और 3 की इमेज हमारे पास 9 मिली। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। इसी तरह से हमने इसकी रिवर्स की भी बात करी थी कल, और रिवर्स में कहा था कि अगर आपके पास एफ इनवर्स है और बी से लेकर ए आप बात कर रहे हो, बी से लेकर ए का मतलब सिंपल फंक्शन जब होता है तब ए से लेकर अगर हम बी चल गए तो बी से लेकर जब हम ए चलेंगे रिवर्स कहलाएगा वो। जैसे यहाँ पर कोडोमेन बी सेट के एलिमेंट, तो यहाँ डोमेन का काम करेंगे और वे डोमेन किसी में पहुँचाएंगे? आपके पास कोडोमेन में पहुँचाएंगे। ए सेट के एलिमेंट में हम बी सेट के एलिमेंट की इमेज देखेंगे तो यहाँ ए सेट का एलिमेंट क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। और ये आपके पास सेट ए जब आप सिंपल फंक्शन पहले फंक्शन में काम कर रहे थे तब क्या कहला रहा था? डोमेन कहला रहा था। ठीक, अब इसे कहेंगे एफ इनवर्स बी से लेकर आपके पास ए 1 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, 9 की इमेज 3, अर्थात फंक्शन जो हुआ इनवर्स होगा और एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? √x होगी। क्लियर? तो ये आपके पास सिंपल फंक्शन और ये आपके पास सिंपल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का। तो फंक्शन हम समझ चुके थे। अब हम बात करते हैं, देखिए कांस्टेंट फंक्शन के साथ। ठीक है, देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन आपके पास कहलाएगा कि कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू, अब कांस्टेंट वैल्यू कैसे होगी? कांस्टेंट वैल्यू कैसे होगी? कांस्टेंट वैल्यू, देखिए कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? मतलब जो आप दे रहे हो वो वैल्यू आपको एक ही बार मिली। मतलब कई बार आप वैल्यू देते गए फंक्शन की पर आपको वैल्यू एक ही मिल रही है, फिक्स मिल रही है। जैसे हम अपनी कभी गाड़ी चलाते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्सीलेटर पर पैर रख के और बैठ जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की स्पीड से ही चलना है। जब 40 किलोमीटर की स्पीड से कंटिन्यूसली हमारी गाड़ी चलती है तो हम कहते हैं हमारी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट हो गई। तो उसे कहते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। चाहे बीच में ब्रेकर आए या बीच में कहीं रोड खराब मिले या बीच में कहीं रोड हमें अच्छी मिले, पर हमारी गाड़ी स्मूथली 40 किलोमीटर की स्पीड से पहुँचे तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास कांस्टेंट कहलाएगा। उसी की बात करने वाले हैं फंक्शन के साथ। देखिए अगर आपके पास एफ एक्स फंक्शन आप इक्वल टू कॉन्स्टेंट अर्थात कोई एक वैल्यू फिक्स कर दी उसके लिए ले रहे हो तो एफ एक्स इक्वल टू के, जहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा डोमेन के अंदर और के जो वैल्यू आई एफ एक्स की वो बिलोंग करेगी आपके पास किसके? कोडोमेन के सेट के अंदर। एक्स को आप वैल्यू दे सकते हो, आप रियल नंबर से ले रहे हो पार्ट तो आप एक्स को रियल नंबर की जितनी चाहिए वैल्यू दीजिए, पर आपकी सारी वैल्यू एक ही आएंगी, वो आएगी के। कहीं अगर ऐसा होता है तो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये कहता है कि जो आप फंक्शन ले रहे हो उसकी वैल्यू उसी के वेरिएबल के इक्वल अगर आ जाए, जैसा वैल्यू ली वैसा फंक्शन में रखा और वही वैल्यू आपके पास मिली तो वो कहलाएगा आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। अर्थात एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जहाँ x आपके पास बिलोंग करता है डोमेन के अंदर और इसकी इमेज भी डोमेन के अंदर बिलोंग करेगी। जैसी टर्म आपने ली डोमेन से वैसी ही टर्म आपके पास बनी कोडोमेन में, अर्थात जिस टर्म की बात कर रहे हो उसी टर्म की वही इमेज होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन।
देखिए मॉडुलस फंक्शन की मैं बात करूं तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एक बॉक्स की तरह से होता है कि एफ एक्स एक फंक्शन वो इक्वल है कि एक बॉक्स के अंदर एक्स वेरिएबल रखा, आप उसमें कितने भी नंबर डालिए, आप उसमें पॉजिटिव डालिए तो भी पॉजिटिव मिलेगा, आप उसमें नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हो और फंक्शन एफ के साथ इमेज देख रहे हो तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। जब कभी ऐसी बात करते हो तो वो कहलाता है आपके पास मॉडुलस फंक्शन, अर्थात एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मॉडुलस, जहां एक्स बिलोंग करेगा डोमेन ए के अंदर और एक्स जो मॉडुलस है वो बिलोंग करेगा कोडोमेन के अंदर, वो कहलाएगा आपके पास मॉडुलस फंक्शन। चलिए बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास होता है जो लीस्ट अपर एलिमेंट होता है, मतलब छोटों में जो सबसे बड़ा होगा, या ये कह सकते हो ग्रेटेस्ट लीस्ट एलिमेंट, जो आपके पास बड़ों में सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। जैसे हमारे पास है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन होगा, उसे हम एक कंप्लीट बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और उसकी वैल्यू अगर हम इस तरीके से निकालें कि एफ 2.75 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें देखना होगा बड़ों में छोटा, तो 2.75 की बड़ी वैल्यू क्या होगी, 3 के पास जा रहा है, पर वैल्यू क्या लेनी है, 2 लेनी है, इसे कहेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी के साथ अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि f माइनस 2.75, f ब्रैकेट किसके अंदर रखा हुआ है, माइनस 2.75, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -3। चलिए अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या होगा, अपोजिट होगा, अर्थात लीस्ट अपर बाउंड होगा, छोटों में जो होगा सबसे बड़ा होगा, छोटों में सबसे बड़ा जो होगा वो आपके पास स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू हम लेते हैं 2.75, तो छोटों में सबसे बड़ा कौन जाएगा, मतलब 2.75 किसके पास जा रहा है, 3 के पास जा रहा है, यहाँ वैल्यू 3 आएगी, और ग्रेटेस्ट में वैल्यू हमारे पास 2 आई थी f 2.75 की, ठीक। f 2.75 की वैल्यू इस ग्रेटेस्ट के लिए 2 थी और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए f 2.7 की वैल्यू 3 आएगी, ठीक। बात करता हूँ फंक्शनल पार्ट के लिए। फंक्शनल पार्ट कहते किसे, देखिए फंक्शनल पार्ट आपके पास 2 पार्ट नंबर से मिलकर बना है, एक आपके पास होता है इंटीजर और एक होता है फंक्शन, जो डेसिमल होते हैं, जो पॉइंट के बाद नंबर आपके पास लिखे जाते हैं, या कह सकते हैं दशमलव के बाद नंबर लिखे जाते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू आप लेते हो या एफ के अंदर आप नंबर लिखते हो 3.25, अब ये आपके पास फंक्शनल पार्ट कैसे बनेगा, फंक्शनल पार्ट इस तरीके से बनेगा कि f 3.25 की वैल्यू 3.25 तो हुई, जहां पर 3 आपके पास इंटीजर और 0.25 आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, f 3.25 की वैल्यू 0.25 अगर आप लेते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास फंक्शनल पार्ट कहलाएगा, क्या, फंक्शन, ठीक। चलिए अब बात करते हैं आपके पास सिग्नम फंक्शन की। जब बात सिग्नम फंक्शन की आती है तो कुछ इस तरीके से बनता है कि एफ एक्स इक्वल टू होगा x का मॉडुलस डिवाइड बाई x, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो और 0 वैल्यू आएगी उसकी तब, जब x इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में आप ध्यान रखिए कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब 1 रखी जाएगी फंक्शन, और जब x की वैल्यू 0 होगी तब 0 लिया जाएगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे तब आपके पास -1 लिया जाएगा फंक्शन की वैल्यू, ठीक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर आप x की पावर 2 + 2x इसी फॉर्मेट में कोई नंबर लिखते हो तो पोलिनोमियल फंक्शन कहलाए। जैसे आपने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू ax + bx का स्क्वायर प्लस c, इस तरीके से सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल बनी तो वो पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक। चलिए बात करते हैं
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल जैसे आप कहते हो कि एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कि एक साइन एक्स का आपको ग्राफ बनाना, ई की पावर एक्स का आपको ग्राफ बनाना, बट फंक्शन आपके पास एफ एक्स किसके इक्वल है? ई की पावर एक्स है। एक्स को आप वैल्यू दे रहे हो तो वो किसकी वैल्यू में जा रही है? ई की पावर एक्स में, अर्थात इमेज ई की पावर एक्स मिल रही है, तो वो आपको क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास लॉगरिथम फंक्शन। अब लॉगरिथम फंक्शन किसे कहते हैं? अगर आप फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स के रूप में लेते हो तो वो लॉगरिथम फंक्शन कहलाता है। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन क्या कहलाएगा? अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स और उसकी पावर आप 3 लेते हो, x में वैल्यू आप देते हो कि x बराबर हमने वैल्यू ली 8, तो 8 का आप x को अगर आप वैल्यू 8 भी लेते हो तो 8 की पावर 3 करनी पड़ेगी, जो कि आपके पास 512 बनेगा। ठीक, जैसे मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर 3, एक्स इक्वल टू 8, तो एफ 8 इक्वल टू 8 की पावर 3 कितनी वैल्यू आएगी? 512 वैल्यू। इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो वो आपके पास क्यूब फंक्शन कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है? क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब फंक्शन में पावर की 3 हो गई थी, वेरिएबल की पावर 3 हो गई थी, अगर 8 की पावर 3 हो गई थी, यहाँ आपके पास क्यूब रूट फंक्शन में आप बात करोगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर होगी 1/3, यहाँ 1/3 होगी। जैसे x बराबर अब 8 लेते हो तो f8 इक्वल टू होगा 8 की पावर 1/3, अर्थात f8 की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। चलिए बात करते हैं स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन होता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2, जहां x बिलोंग करता है डोमेन में और x की पावर 2 में जो वैल्यू आएगी वो बिलोंग करती है कोडोमेन में। सिंपल सी फंक्शन की डेफिनेशन है ये, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं। बात करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन के साथ, तो एफ एक्स इक्वल टू अगर आपके पास लिखा है x और x की पावर लिखी है आपके पास 1/2, तो वो कहलाएगा आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन। जैसे x बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो f4 की वैल्यू होगी x की पावर 1/2, अर्थात 2 वैल्यू, f4 की वैल्यू 2 आएगी, तो कहलाएगा स्क्वायर रूट फंक्शन। चलिए बात करते हैं, जैसे हमने कल बात करी थी 1/1 फंक्शन, मतलब डोमेन के एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन कोडोमेन विथ डिस्टिंक्ट कोडोमेन एलिमेंट। कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रत्येक डोमेन है वो आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखता है, किसके अंदर? कोडोमेन के अंदर, अर्थात अपनी इमेज डिस्टिंक्ट रखता है। कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचता, वो 1/1 फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन कहता है कि आप जब डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन में आप देख रहे हो, डिस्टिंक्ट इमेज के साथ देख रहे हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ देख रहे हो, तो डोमेन से कोडोमेन में आप पहुंचे डिस्टिंक्ट इमेज और डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ, वैसे ही आप वापस भी इमेज देख पाइए, अर्थात उनकी प्री इमेज भी होनी चाहिए। प्री इमेज में ये जरूरी नहीं है कि वो 1/1 मैपिंग ही शो करे, ये कोई जरूरी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अगर आप ए से बी जा रहे हो 1/1 मैपिंग हो रही है और बी से ए भी आ रहे हो तब भी 1/1 मैपिंग हो रही है, तब भी वो ऑन टू मैपिंग कहलाएगी, ऑन टू फंक्शन कहलाएगी। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से दिमाग में। बात करते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन की बात हमने कल भी करी थी और आज भी मैं करता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए क्लास के अंदर कोई बच्चा है और वो बाल कटा के आया है, बिल्कुल गंजा है, मतलब उसके सिर पे बाल नहीं है, और वो क्लास के अंदर आता है, तो सारे बच्चे उसी को देखना स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात सारे बच्चों का क्या हो जाता है? एक जगह ध्यान हो जाता है, तो सबकी इमेज कहाँ होगी? एक जगह होगी, तो हम उसे कहेंगे मैनी वन मैपिंग हो रही है। कैसी हो रही है? मैनी वन, मतलब बहुत सारे बच्चों का ध्यान एक तरह आकर्षित करना, मैनी वन मैपिंग। अब उसमें से अगर एक आध बच्चा नहीं भी इंटरेस्ट लेता तो कोई बात नहीं, तब भी हमारी मैपिंग होगी। ठीक, चलिए इसी तरीके से मैंने बात करी थी मैनी वन इनटू मैपिंग के साथ। मैनी वन इनटू मैपिंग का भी यही मतलब है कि बहुत सारे बच्चे किसी एक चीज की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर ले और एक एक्स्ट्रा आपके पास बच्चा बचे, वो भी किसका हो? कोडोमेन सेट का हो, जो किसी से कोई संबंध ना रखता हो, तब हम उसे कहेंगे मैनी वन इनटू मैपिंग। नेक्स्ट आपके पास है कंपोजिशन फंक्शन।
जो कि कल बात नहीं करी थी, आज इसकी बात हम करेंगे। जैसे हमारे पास 3 बच्चे हैं कि ए का बी के साथ संबंध, बी का सी के साथ संबंध है, तो क्या ए का सी के साथ भी संबंध बनेगा? अगर बनेगा तो क्या कहलाएगा? कंपोजिशन फंक्शन कहलाएगा। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है f, ए से लेकर बी काम कर रहा है, दूसरा फंक्शन है हमारे पास g जो काम कर रहा है बी से लेकर c, तो क्या f और g एक ऐसा फंक्शन बनाया जा सकता है जिसका डोमेन a हो और कोडोमेन आपके पास c हो? अगर ऐसा बन पाता है तो वो क्या कहलाएगा? वो आपके पास कंपोजिशन फंक्शन। तो ये हमने बात करी 1 बाय 1 करके, ओरली हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या उनके अंदर चीज़ें होती हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की, और हम बात करेंगे इनकी डायग्राम की, और हम बात करेंगे इनके कि fx के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी जाएं जो इनकी वैल्यू, अर्थात छोटी छोटी डेफिनेशन के साथ हम काम करने वाले हैं। आइए तो आइए देखिए, बात करते हैं हम एक एक करके डेफिनेशन के साथ और डायग्राम के साथ। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब आप जान चुके हैं, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। चलिए पहली बात कर रहे हैं हम डेफिनेशन कांस्टेंट फंक्शन की। एफ एक्स इक्वल टू के होगा, जहाँ ये एक्स होगा आपके पास डोमेन का सेट होगा, और जो के है आपके पास माना वो आपके पास कोडोमेन का सेट माना। यहाँ के क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप के की जगह 1 2 3 जो आप फिक्स करना चाहते हो वो फिक्स कर सकते। अब आप x को वैल्यू दीजिए, 1 दीजिए, 2 दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए, जब भी वैल्यू दोगे वो x वेरिएबल अर्थात x एक्सेस की जाएंगी, और जो k आपके पास निकलेगा वो आपके लिए y एक्सेस पे मिलेगा। तो हम कहेंगे हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा कि x, k के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। x अगर आप 1 दोगे तो 1k बनेगा, 2 दोगे तो 2k बनेगा, 3 दोगे तो 3k बनेगा। इस तरीके से वैल्यू आपके पास मिलती चली जाएंगी, और x की वैल्यू 1 है तो आपके पास k, अर्थात फिर एक पॉइंट आपके पास ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला, तीसरा पॉइंट ये मिला, इस तरीके से 4 पॉइंट मिला। तो इन्हें कहेंगे 1, k, दूसरा कहेंगे 2, k, तीसरा कहेंगे 3, k। इसी तरीके से आपके पास सारे पॉइंट मिले, इन पॉइंटों को आपस में आपने मिलाया तो एक क्या होगी? लाइन ड्रॉ होगी जो x एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक, अब आप सोच लीजिए कि सारे के सारे x किससे हैं? k से रिलेटिव है, अर्थात आपके पास इधर से उधर आप देख पा रहे हो तो ऑन टू मैपिंग भी हो रही, कैसे वापस उनकी प्री इमेज भी है, कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो क्या कहलाएगी? ऑन टू मैपिंग कहलाएगी। और दूसरी बात, सबकी इमेज एक पे जाके फिक्स हो गई तो कहीं ना कहीं भाई मैनी वन मैपिंग भी हो रही है, उसे भी आप ना भूलें। चलिए बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। हमने आपसे कहा था कि एफ एक्स इक्वल टू अगर x होगा और x ये वाला x तो डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा, ये सेट A का होगा, ये सेट B का होगा, और आप सेट A को एलिमेंट को नंबर देना स्टार्ट कीजिए। कैसे कि आपने कहा मैं x बराबर 1 तो f1 की वैल्यू 1, x बराबर 2 तो आपने कहा f2 की वैल्यू 2, फिर आपने कहा x बराबर 3 तो f3 की वैल्यू 3। इस तरीके से आप नंबर देते गए, ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बन रही है रिलेशन की ऑर्डर के अंदर, अर्थात 1 के सामने 1 ये पॉइंट बना है, 2 के सामने ये, 3 के सामने ये, 4 के सामने 4, अर्थात एक डायगोनल जो लाइन आपके पास ड्रॉ हो रही है इन पॉइंटों को मिलाने से वो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। सिंपल सी बात। तो हम क्या कहेंगे? डायगोनल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और आइडेंटिटी फंक्शन हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी शो करता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है थर्ड नंबर पे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की हमने बात करी थी और कहा था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मॉडुलस होना चाहिए, और एक्स का मॉडुलस दो जगह डिवाइड हो जाता है, एक एक्स पॉजिटिव में, एक एक्स नेगेटिव में। जब पॉजिटिव में होगा तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेनी होगी, 0 से बड़ी और 0 से बराबर। जब निगेटिव x होगा तो x की वैल्यू x 0 से कम लेनी। तो हमने कहा अगर f -5 की वैल्यू निकालें और इस बक्से में हम डालें तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव 5 मिलेगा। पॉजिटिव 5 की वैल्यू देखें और इस बक्से में डालें तो पॉजिटिव 5 मिलेगा।
इसी तरीके से आप जितने नंबर चाहिए उतने नंबर की वैल्यू निकालिए, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कहने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू आएगी, y के लिए जो भी वैल्यू आएगी, ऑर्डर पेयर में सेकंड टर्म की जो भी वैल्यू आएगी वो सब पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि आपके पास जो रेंज होगी, जो कोडोमेन में रेंज होगी, वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, और जो आपके पास डोमेन होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव जो चाहिए वो ले लीजिए। ठीक, अब उन्हें एक एक करके हमने ग्राफ में ड्रॉ करना सीखा और हमने ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया कि अगर -1 की वैल्यू हम निकालें तो वो +1 आती है, यहाँ टच हो गई। -2 की वैल्यू निकालें तो 2 आएगी, वो यहाँ टच होगी। -3 की वैल्यू आएगी तो यहाँ होगी, हमने ये करा। इसी तरीके से -5 की वैल्यू निकाली तो ये -5 5 1। अब ऐसी पॉजिटिव की वैल्यू निकाली तो ये आया, 2 की वैल्यू निकाली तो ये बनी, 3 की वैल्यू निकाली तो आपके पास ये आया, 4 की वैल्यू निकाली तो आपके पास ये बना, और 5 की वैल्यू आई तो ये बना। जब 0 हम देंगे तो 0 भी देख लीजिए कि f0 = 0 का मॉडुलस अर्थात 0, तो वो क्या आएगा 0। इन पॉइंटों को आप मिला दीजिए दोनों साइडों में, तो आपको इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन सेंटर पे आपस में मिलती हुई दिखाई देंगी, अर्थात दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई दिखाई देगी। तो ये ग्राफ बन जाता है आपके पास किसका, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। तो हमने सीखा कांस्टेंट फंक्शन ये होता है, आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है, और मॉडुलस फंक्शन ये होता है। 3 फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्लियर करी। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं और नेक्स्ट फंक्शन की। आइए बात करते हैं हम कुछ और डेफिनेशन के साथ फंक्शन की, जो कि आपके सामने है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और एक फंक्शनल पार्ट किसका है, फंक्शन का। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आज आपका कंफ्यूजन दूर करके ही जाऊंगा। ठीक, और आपको ये सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे, ये वादा है मेरा आपसे। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर एलिमेंट, मतलब ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा, लोअर का मतलब होता है छोटा, एलिमेंट का मतलब होता है एलिमेंट अवयव। तो बड़ा जो होगा वो छोटों में जो एलिमेंट कहलाएगा, मतलब बड़ा एलिमेंट जो छोटों में होगा वो आपको लेना होगा। कहने का मतलब ये है कि बड़ों में जो सबसे छोटा हो वो एलिमेंट लीजिए, वो एलिमेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर एलिमेंट कहलाता है। देखिए, नाम पे जाओगे तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कहोगे कि जो सबसे बड़ा है वो ले लीजिए, पर उसके अंदर छुपा हुआ है जो कि हमें कंफ्यूज करने के लिए कहता है। हमें इसकी बात पे ध्यान देना है और कहते हैं क्या निकल के आ रहा है रिजल्ट वो देखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब एक्चुअल में होता है कि ग्रेटेस्ट लोअर एलिमेंट, बड़ों में जो सबसे छोटा हो वो आप एलिमेंट लीजिए। जैसे हम इसे इस ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं कि fx = आप x इस तरीके से लिख सकते हो, और x के 2 पार्ट बनाए मैंने, आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, ये आपके पास x की इमेज को रिप्रेजेंट करते। ठीक, नो डाउट। x क्या होगा, सिंपली आपको पता है डोमेन होता है, और fx क्या होता है वो आपको भी पता है कि वो आपके पास कोडोमेन होता है। सिंपल सी बातें हम जानते हैं। अब हमने कहा कि अगर f 2.75 की हम वैल्यू निकालें तो हम या तो इसमें रखें या इसमें रखें। जैसे हमने इसमें रखा तो 2.75 इस तरीके से बना, और हमें क्या लेना था, ग्रेटेस्ट लोअर एलिमेंट, बड़ों में जो सबसे छोटा। तो बड़े कौन हुए, 2.75 कहाँ जा रहा है, 3 के पास जा रहा, तो इसमें छोटा कौन होगा, छोटा किसके पास जाएगा, 2.75 ये 2 के पास जाएगा। तो हम इसलिए क्या लेंगे, बड़ों में जो सबसे छोटा अर्थात 2 होगा। ऐसे आगे चलते हैं 1.25 की इमेज देखते हैं। तो 1.25 की इमेज हमें कहती है कि बड़ों में जो छोटा होगा, बड़ों में जो सबसे छोटा। 1.25 किसके पास जा रहा, कहीं ना कहीं 1.5 के, कहीं ना कहीं 2 के पास जाने की बात कर रहा है, पर हमें लेना क्या है, बड़ों में सबसे छोटा। तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसी -2.75 की जब इमेज देखोगे तो अब क्या है, देखिए बड़ों में सबसे छोटा -2.75 क्या है आपके पास, किसके पास जा रहा है, बड़ों में सबसे छोटा। इससे भी छोटा क्या हो सकता है, -3 हो सकता है, जो कि -3 के पास वो जा रहा है। तो इसलिए हमने क्या लिया, -3।
अब आप देखिए हमारे पास x की वैल्यू तो ये बन गई, ये वाली डोमेन की अगर हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं 2.75, 2 एक ऑर्डर पेयर, दूसरा बनेगा 1.25, 1 और तीसरा बन जाएगा -2.75, आपका माइनस। इन पॉइंटों को आप एक्स वाई प्लेन में रखिए और आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। जैसे एक्स एक्सेस आपके पास ये, वाई एक्सेस ये, एक्स एक्सेस में एलिमेंट दिए 1 2 3 4 5, ऐसी आपने इधर दिए माइनस के साथ, ऊपर दिए वाई में पॉजिटिव, नीचे दिए निगेटिव। पहला ऑर्डर पेयर कहता कि एक्स की वैल्यू 2.75, हमने कहा आपके पास वैल्यू ये होगी 2.75, 3 से जस्ट कम होगी 0.25, और वाई की वैल्यू 2 की, तो आपके पास ये वैल्यू। अब ये कह रहा है कि ये आगे क्यों पढ़ने की बात कर रहा है, इसलिए हमने एरो ऐसे लगाया। दूसरी वैल्यू 1.25 और 1 पे, तो 1.25 कहाँ होंगे, 1 से जस्ट आगे, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ सर्किल बनाया, ये पॉइंट आपके पास मिले, इन्हें चाहो आप मिला सकते हो, तो इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ ड्रॉ होता चला जाएगा। -2.75 की वैल्यू कहाँ मिली, -3, तो -2.75 कहाँ मिलेगा, ये हमने कहाँ मिलाया, -3 पे, तो ये बना आपके पास। तो -3 से हमने क्या बात करी, अंदर की ओर, कहा क्यों कि -3 से अंदर की ओर -2.75 की बात कर रहा। तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, चलिए आप इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं, देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ, जो कि कहता है लीस्ट अपर एलिमेंट। क्या है, लीस्ट अपर एलिमेंट, जो छोटों में बड़ा एलिमेंट होगा। यहाँ बड़ों में सबसे छोटे एलिमेंट की बात करी गई है, यहाँ छोटों में बड़े एलिमेंट की बात करें, मतलब छोटों में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो आपको लेना है, वो कहलाएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए आप उसे इस तरीके से लिखिए, या दूसरा आपके पास पार्ट बताया था उस तरीके से लिख लिए। नो डाउट f 2.75 की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या आएगी, छोटों में जो सबसे बड़ा होगा, तो 2.75 में बड़ा कौन होगा, 3, इसलिए 3 आया। यहाँ देखिए यहाँ 2 आया था, हमें बड़ों में छोटा लेना था इसलिए 2 आया है। यहाँ हमें बड़ों में क्या लेना, छोटों में क्या लेना है, बड़ा लेना है, तो 2.75 किससे छोटा होगा, 3 से, तो इसलिए 3 आया। 1.25 क्या है, ये रखा, हमें छोटों में बड़ा ढूंढना है, तो क्या आएगा, 2। आपके पास -2.75 है, छोटों में क्या लेना है, हमें बड़ा लेना है, तो -2.75 में कौन होगा बड़ा, -2 होगा। यहाँ -3 लिया था, तो -3 तो और भी छोटा होता है, और हमें ढूंढना है छोटों में बड़ा एलिमेंट, तो हमारे पास क्या होगा, -2 होगा। क्लियर। अब उसी तरीके से आप इसके भी ऑर्डर पेयर बनाइए, -2.75 3 के साथ, -2.75 3 के साथ, 1.25 आपका 2 के साथ, -2.75 किसके साथ आएगा, -2 के साथ आएगा। और x एक्सेस और y एक्सेस ड्रॉ कीजिए। पहला आपके पास 2.75 है, तो ये रखा 2.75, और 3 के साथ तो ये बनाया आपने b, और दूसरा आपके पास है 1.25, तो आपके पास क्या है, 2, ये बना आपके पास एलिमेंट a। इसी तरीके से -2.75 की पहुंच रहे हो किस पे, -2 पे, तो आप ये रखिए, -2 आपके पास बनेगा x एक्सेस पे, तो x एक्सेस पे ये रखा आपके पास -2.75 ये, और आपके पास कितना, -2, तो ये आपके पास जाएगा -2। ठीक, इस तरीके से हमने अपना ग्राफ ड्रॉ किया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शनल पार्ट के साथ, जो कि f(x) = करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें आपके पास f3.25 अगर आप कोई नंबर लेते हो तो हम उसे लिख सकते हैं 3.25 के रूप में, जहाँ 3 इंटीजर होगा और 2.5 फंक्शनल पार्ट होगा, मतलब दशमलव के बाद का पार्ट होगा। ठीक, अब f 2.5 की वैल्यू पूछेगा तो 0.25 आएगी, क्योंकि उसने फंक्शनल पार्ट की बात करी है, तो क्या आएगा, f 2.5 की वैल्यू 2.25 आएगी, और f3 की वैल्यू 0 रखेंगे, इसीलिए f 3.25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.25 होगी। अगर कोई हमसे फंक्शनल पार्ट पूछेगा तो हम कहेंगे भैया इंटीजर हम छोड़ देते हैं, फंक्शनल पार्ट वो लेते हैं जो दशमलव के बाद की नंबर होते हैं, और f के अंदर 3.25 रखा हो या 1000 आपके 0.25 रखा हो, उसकी वैल्यू 0.25 होगी जब वो फंक्शनल पार्ट होगा। इस तरीके से हमने आज 6 डेफिनेशन कवर करी। ठीक, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आगे की डेफिनेशन मैं कल करूँगा, कल के लेक्चर में करूँगा, तो कल का लेक्चर आप मिस मत करना, क्योंकि इसकी बची हुई सारी डेफिनेशन मैं कल देने वाला हूँ।
ज़रूर दे के जाऊँगा, जो कि आपके डाउट है मन में वो सारे क्लियर करके जाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब रखिए। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल लेक्चर में इसी के साथ, डेफिनेशन के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्टडी जारी रखिए। थैंक यू सो मच।